अस्सलाम वालेकुम। खोए हो के जस्तजू के साथ मैं हूँ फायजा बुखारी और हमेशा की तरह हमारी रहनुमाई और सरपरस्ती के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज शायर, अदीब, कॉलम निगार, ड्रामा निगार, पाकिस्तान टेलीविजन के चेयरमैन अताउल हक कासमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है। और अबरार तो किसी तारीफ के मोहताज नहीं, अबरार नदीम यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अबरार। जी वालेकुम अस्सलाम। अबरार, आपको पता था कि आज मैंने ब्लू पहनना है? आप जानबूझ के पहन के आए हैं ना, ताकि आप मेरे मुकाबले पे आ सके? मैं तो सोच के पहनता नहीं, वार्डरोब में इतने कपड़े पड़े होते हैं, कोई सी भी शर्ट आती है तो पहन लेता हूँ। अच्छा, तो कभी कभार मुझे आपकी वो वेस्ट कोट ऐसी क्यों लग रही होती है? वो वैसी नहीं लग रही होती, वो ढेर सारी सिलवाइयाँ एक ही जैसी। ओके। नहीं, वो इनकी वार्डरोब जो है ना जी, वो एक है, बाजार है, वहाँ रेडियो में सौदा बेचते हैं मोहम्मद। मेरा ख्याल है कि कासमी साहब को ज्यादा पता है। नाज़रीन, खोयों की जस्तजू में आज हम आपकी मुलाकात जिस शख्सियत से करवा रहे हैं वो मुमताज मज़ाह निगार, कॉलम निगार, नॉवल निगार के साथ साथ पाकिस्तान की नौकरशाही में एक आला ओहदे पर भी फाइज रहे और अपने फराइज की बजावरी के दौरान उन्हें सकूत ढाका के बाद दुश्मन की कैद में भी जाना पड़ा। जी हाँ, हमारे आज के मेहमान सादा और आम फहम मगर पुर असर अंदाज में खूबसूरत नसर लिखने वाले सीनियर लिखारी जनाब मसूद मुफ्ती हैं, जिनके बारे में सीनियर अदीबों की मुतफिका राय है कि उनकी कहानियों में माशरे की सच्ची और सुच्ची तस्वीरें नजर आती हैं। डॉक्टर मकसूदा हुसैन ने अकादमी अदबियात पाकिस्तान की जेर एहतमाम मसूद मुफ्ती फन और शख्सियत के उन्वान से एक किताब भी तरतीब दी है, जिसमें उनकी फनी खदमात को खराज तहसीन पेश किया गया है। मसूद मुफ्ती की अब तक शाये होने वाली किताबों के नाम चेहरे, रंगे संग, रेजे, लम्हे, हम नफ्स, चेहरे और मोहरे, मुहद्दिब शीशा, खिलौने, तिकोन, सालगिरह, सरे राहे, तौबा, झरनों से किरने और वक्त की काश शामिल है। इसके अलावा उर्दू और अंग्रेजी जबान में कॉलम्स की 2 किताबें रोजन और रियर व्यू ज़ेरे तबा हैं। आपकी इल्मी और अदबी खदमात के एतराफ में आपको अब तक आलमी फरोग उर्दू अदब अवार्ड दोहा कतर, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मियां मोहम्मद बख्श अवार्ड और आदम जी अवार्ड भी मिल चुके हैं। कितने ढेर सारे अवार्ड उनको मिल चुके हैं। आज की शो में हम गुजरात में 10 जून 1934 को पैदा होने वाले मसूद मुफ्ती साहब से उनके बचपन के हवाले से गुजरे दिनों की जो खूबसूरत यादें उनके हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? बहुत खूब। कासमी साहब, हज़्वे रिवायत मैं चाहूंगी कि मसूद मुफ्ती साहब के फन और शख्सियत के हवाले से आप बात शुरू करें। सबसे पहली बात जो मैं करूंगा वो शायद मुझे नहीं कहनी चाहिए और कोई पता नहीं मुफ्ती साहब को भी वो बात अच्छी लगती है कि नहीं लगती। वो ये कि हमारे यहाँ अदब में भी ना जिस तरह इंसाफ में डंडी मारी जाती है, हुकूमती कामों में भी होता है, हर जगह पे, यानी मैं हर जगह नहीं कहता, बहरहाल कई मुकामात पर इंसाफ नहीं किया जाता। इसी तरह मैं ये समझता हूँ पूरी जानदारी के साथ कि मुफ्ती साहब के साथ भी इंसाफ नहीं हुआ। हमारे यहाँ कुछ यानी धड़े कह ले या ये कह ले कि कुछ नकाद है जिन्होंने अपना फोकस जो है वो 2-3 लोगों पर रखा हुआ है बस। अच्छा, और इतना ज्यादा उनका प्रोपेगेंडा किया जाता है कि हम लोग या वो तमाम लोग जिन्होंने उनको पढ़ा भी नहीं होता, जब भी उनसे पूछते हैं कि जी आपका पसंदीदा राइटर कौन है, तो फौरन उन्हीं का नाम ले देते हैं। मेरे ख्याल में मुफ्ती साहब हमारे सफ़े अव्वल के अफसाना निगार हैं। मिजाह भी इन्होंने बहुत खूबसूरत लिखा, और उसके अलावा और हमारा नकाद जो है वो बहुत कम तवज्जो देता है मुफ्ती साहब की तरफ। और हालांकि मैं ये समझता हूँ कि बल्कि मैं ये कहूँगा उन्हें कोई नकाद मिला ही नहीं है, बिल्कुल ये कहना ज्यादा ठीक है। जी हाँ, क्योंकि वो जो नकाद जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ उन्होंने दोस्तियां रखी हुई हैं अपनी अंग्रेजी अखबारों के लिखने वालों के साथ, और जब अंग्रेजी में सनद मिल जाती है किसी को तो उसके बाद फिर किसी सनद की जरूरत नहीं रहती है। एक बात जो मैं और मुफ्ती साहब के बारे में कहना चाहता हूँ वो ये कि हम एक ही तलवार के साथ सारी गर्दनें उतार देते हैं। हम कहते हैं जी ब्यूरोक्रेसी बड़ी गंदी है जी, बड़ी खराब है जी, ये बहुत ज्यादा बेईमान है और वगैरह वगैरह। अब मुफ्ती साहब सारी उम्र बड़े आला मदारिज पर रहे हैं और ऐसी सीटों पर भी रहे हैं जहां से वो करोड़पति बन सकते थे, अरबपति बन सकते थे, सब कुछ था। लेकिन इनकी जो ये स्लेट है शख्सियत की, उस पर इस तरह का कोई लफ्ज नहीं लिखा हुआ, बिल्कुल।
तो मेरे दिल में तो इनके लिए अपना एहतराम भी है और मोहब्बत भी है जी। तो लिहाजा मैं लगता है कि कहीं मेरी बातों को मेरी मोहब्बत की वजह से जानबदारी पर महमूद ना समझा जाए। नहीं। लेकिन और एक बात जो मैं हमेशा कहा करता हूँ कि मैं हूँ जानबदार। हाँ जी, आप हमेशा मैं कहता हूँ जानबदार इन मानों में कोई नहीं होता, इन मानों में कि मतलब जो जिस सच्चाई को मेरा ज़मीर मान रहा है मैं उसे अगर बयान नहीं करूंगा तो ये गैर जानबदारी नहीं है, ये बेईमानी है। ये बिल्कुल ठीक। चुनांचे मैं हमेशा अपने ज़मीर के मुताबिक लिखता हूँ और बात करता हूँ और इस वक्त भी जो कुछ मैंने कहा है अपने ज़मीर को हाजिर नाज़िर जान कर कहा। ठीक। मसूद मुफ्ती साहब, कासिम साहब ने ज़मीर को हाजिर नाज़िर जान के इतना सारा सच बोल दिया। और वैसे लेकिन कासिम साहब अगर इनको कोई सनद नहीं देता तो क्या जरूरत है सनद की? वो माशाल्लाह कारीन सनद देते हैं। मैं वही कह रही हूँ ना कि आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं अगर वो तबका नहीं भी देता तो जरूरत ही नहीं है। नहीं है जरूरत, फिर भी जरूरत है सर, इसलिए कैसे जबरदस्ती दिलवाएं? नहीं, हाँ वो अलग बात है, लेकिन जरूरत इन मानों में जरूर है कि एक शख्स जिसने अपनी सारी जिंदगी इस काम के लिए वक्फ की है जिसने, तो वो आदमी जो लिखता है ना जब तो वो किसी पर एहसान नहीं कर रहा होता, वो अपनी भड़ास निकाल रहा होता है। बिल्कुल। लेकिन वो भड़ास जो होती है वो मुआशरे को बहुत कुछ दे रही होती है वो। बिल्कुल। तो लिहाजा उसकी खिदमत का एतराफ करते हुए आपको क्यों तकलीफ होती है? सर ऐसा है कि जो भी मेहमान शख्सियत होती है, हम आपके बचपन के हवाले से पहले बात करेंगे। आपका बचपन गुजरात में गुजरा? जी जी, होश वहीं संभाला जी। ओके, होश में संभाला। तो आपकी पैदाइश कहाँ की है? पाकपट्टनम। ठीक सर, आप पाकपट्टनम में पैदा हुए, लेकिन आपने जब होश संभाला तो गुजरात, क्योंकि आपको गुजरात की यादें होंगी। कैसा वक्त था उस वक्त गुजरात में? क्या माहौल था? आपके इर्द गिर्द कैसा माहौल था स्कूल कॉलेज में? देखिए स्कूल में तो मैं दाखिल ही नहीं हुआ था। हमारी वालदा में घर पे पढ़ाती थी। अच्छा। और जमाना जो था वो इस कदर मुख्तलिफ था कि अब अगर मैं बताऊं तो आप लोगों का उसके ऊपर एतबार करना मुश्किल नजर आता है। मुफ्ती साहब, हमने ये प्रोग्राम शुरू ही इसलिए किया है। सबसे पहली बात तो मैं करूं गुजरात की जी कि वहाँ बिजली नहीं होती थी। उस जमाने में अभी बिजली नहीं पहुंची थी जी। और सारा शहर जो था वो रात को रोशन होता था। कभी लोड शेडिंग नहीं होती थी। आंधी हो, बारिश हो, तूफान हो, वो जो मट्टी के तेल के उन्होंने जो लैंप गलियों में चौराहों में लगाए हुए थे, उसको जब वो करते थे तो कभी रात को वो अंधेरा नहीं मैंने देखा। और सच्ची बात यह है कि आपने ये क्वेश्चन जो पूछा ये मुझे सारी उम्र हाउंट करता रहा है, क्योंकि जो कुछ मैंने उस वक्त देखा ना जी, घर के सामने दरवाजे के साथ दो मुंडे जो वो उस जमाने में नीली टाइलों के, मुल्तानी टाइलों के बने होते थे, उस पे बैठ के मैं देखा करता था। तो ये जो मैंने अर्ज किया ना जी कि रोशनी यानी अंधेरा वहाँ कभी नहीं होता था, हमेशा रोशनी होती थी जी। ये दरअसल गुड गवर्नेंस का सर्टिफिकेट था। बिल्कुल। उस वक्त की हुकूमत जो थी, हम अंग्रेजों को या उनको बाहर वाले हाकिमों को गालियां देते हैं, आबादियाती जो पीरियड है उसको भी बड़ा बुरा भला कहते हैं। लेकिन आपने जिस बचपन का जिक्र किया है वो मैंने उस दौर में गुजारा, और उसमें जो मुझे सबसे अच्छी याद है वो गुड गवर्नेंस, जिसके इतने पहलू थे, कदम कदम पे आपको नजर आती थी। जबरदस्त। मैं आपसे अर्ज करूं जी, मैंने अर्ज किया कि मैं मोंडे पे बैठ के शाम देखा करता था। तो वो होता ये था कि पहले उस जमाने में सड़कें जो होती थी वो ये बजरी और तारकुल से बनती थी। बड़े बड़े ड्रम होते थे, खाली ड्रम जो थे वो बड़े कामों के इस्तेमाल होते थे। अच्छा। तो उसके अंदर आगे एक पहिया लगा होता था, पीछे दो उन्होंने हथियां लगाई होती थी। एक आदमी उसको चला के ला रहा होता था। उसके कंधे के ऊपर एक लंबी सीढ़ी का एक सिरा होता था। अच्छा। पीछे दूसरा आदमी होता था जो उस सीढ़ी के दूसरे सिरे पे होता था, उसने अपने कंधे पे रखी होती थी। अच्छा। और वो जिस वक्त मगरिब से कोई
आधा घंटा पहले वो चल के सड़क के ऊपर आ रहे होते थे जी। और उसके बाद वो आते थे, एक जो खंबा लगा होता था उसके ऊपर लैंप होता था। लैंप पोस्ट जो थी ना जी, वो चौराहों के लिए फर्क थी, गलियों के लिए फर्क थी, सड़कों के लिए फर्क थी, साइजेस फर्क थे उनके। तो वो जो हमारे घर के सामने लैंप पोस्ट थी उसके ऊपर वो सीढ़ी लगा के चढ़ता था और ऊपर जाके छोटा सा उसका दरवाजा खोलता था, अंदर शीशे साफ करता था, उसकी जो बत्ती थी उसको काटता था, सब ठीक ठाक करके, और वो दोनों चले जाते थे। अच्छा, उसके बाद हम अगले आदमी का इंतजार करना शुरू कर देते। अच्छा। इतने मगरिब होने लगती थी तो थोड़ी देर में एक आदमी, एक छोटी सी सीढ़ी, उतनी लंबी नहीं होती थी लेकिन वो अकेला उठाए हुए आता था, वो सीढ़ी लगाता था, ऊपर चढ़ता था, माचिस से लगा के, और वो चला जाता था। जबरदस्त। अच्छा, उसके बाद ये जो लोग थे ये तो अपना काम करके चले जाते थे, लेकिन जो हमें बताया गया था वो ये था कि रात 2-2 घंटे बाद जी लोग आके चक्कर लगाते थे, सुपरवाइजर जो थे चेक करते थे कि... और देखते थे कि वो है या जल रहा है, नहीं जल रहा। अगर नहीं जल रहा तो जलाते थे, और अगर किसी ने नहीं जलाया तो उसके ऊपर कार्रवाई होती थी। और असल बात जो है वो ये है, ये वो लोग जो थे जो रात को काम करते थे, दरअसल वे वही लोग थे जो सुबह के वक्त सड़कें साफ करते थे, यानी म्यूनिसिपैलिटी के खाकरोब होते थे। जबरदस्त। यानी जो एफिशिएंट यूज ऑफ मैन पावर जो था वो इस तरह था कि सुबह भी, दिन को वो अपने काम करते थे, सुबह ये काम करते थे, रात वो काम करते थे। कितने अच्छे लोग काफी। और ये जो हमने बचपन में चीजें देखी ना जी, देखी नहीं, यूं समझिए कि उस वक्त तो होश संभाल रहे थे तो ये चीजें ज़हन में कहीं रजिस्टर हो रही थी जिसका हमें कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन ये जो मैं आपको छोटा सा वाकया अर्ज किया है जी। जो मेरे ज़हन पे नक्श हुआ था, ज़हन पे तो नहीं, लाशऊर में कहीं था, ये जब मैं अपनी सर्विस की ट्रेनिंग के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ। अच्छा। और वहां जाके मैंने देखा कि ब्रिटिश जो एम्पायर है उसका स्पैन, और उस स्पैन में कि हर जगह बिजली, ज्यादातर जगह बिजली नहीं थी और हर जगह रात को इसी तरह चलती थी, तो मुझे उनकी गुड गवर्नेंस का अंदाजा हुआ। आप बात कर रहे हैं ना अंग्रेज के दौर की। जी जी। मैंने अंग्रेज के दौर के बाद भी मैंने देखा। नहीं, वो बात की बात है, इन्होंने मेरे बचपन की बात की थी, मैं उसकी अभी कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि उसके बाद ये सिलसिला काफी देर तक कंटिन्यू रहा। बिल्कुल जी। और यानी गलियों में इसी, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। नहीं, वही बिल्कुल इसी तरह था। नहीं, खाली कंटिन्यू नहीं किया, आगे से बेहतर हो गया था। मैंने जो देखा था ना जी, अंग्रेज के जाने के बाद हमारी गवर्नेंस उससे बेहतर हो गई थी, क्योंकि उसके अंदर ये फीलिंग शामिल हो गई थी कि हमारा अपना मुल्क है, हमने इसको आगे बढ़ाना है और चलाना है, और सब लोग उसी तरीके से चला रहे थे। फायदा उसके अलावा ना मुझे याद है कि रोजाना सारा शहर जो है उसकी सफाई होती थी। कभी मैंने गंदगी के ढेर नहीं देखे मैंने, और झाड़ू भी उस वक्त देते थे जब कोई होता, अगर सुबह झाड़ू सो रहे होते थे, सुबह ताकि कोई डिस्टर्ब, रोशनी से पहले, रोशनी से पहले। और आप लोग ये भी तो बताते हैं ना कि वो जो पानी देने के लिए भी आते थे माशकी, और घरों में माशकी भी बात की बात है, जिन्होंने बात की मैं जरा उसको मुकम्मल कर लूं। सुबह जब वो झाड़ू दे के चले जाते थे तो उस वक्त अभी रोशनी, लाइटें जल रही होती थी, लाइटों से मेरी मुराद वही है लालटेन भी जी। और उसके बाद म्यूनिसिपैलिटी की आती, जैसे ही रोशनी होती थी म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी आती थी और जो डस्ट उठी होती थी उसके ऊपर छिड़काव किया जाता। बिल्कुल। कितना ख्याल किया जाता था अपने मुल्क का, अपने शहरों का। अब क्या मसला हो गया है? अब मसला जो है ना, मेरे ख्याल में अगर हम उस मसले में चले गए, हाँ जी, तो फिर मेरे ख्याल में एक और मसला पैदा हो गया। ठीक है, कई मसले पैदा हो गए। इसलिए मैं उस मसले की तह में जाना नहीं चाहता। वैसे इन्होंने उसका हवाला दे दिया है, जो इन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था ना, धड़ाबंदी शुरू में। असल मसला वही है हमारी उफ्ती तौर पे भी और अमूदी तौर पे भी, और उफ्ती अमूदी हर तरीके से हमारे यहाँ धड़ाबंदियां जो है ना, उसकी वजह से गवर्नेंस जो है वो तबाह हो गई। अच्छा सर, ये बताएं कि आपके जो वालिद साहब थे उनका जरिया मौश क्या था, और उस वक्त आपके घर के हालात क्या थे, इर्द गिर्द लोगों का रहन सहन कैसा होता था? किस्सा ये है जी, हमारे वालिद जो थे
وہ ایجوکیشن میں تھے. ایکچولی ہمارے خاندان کے 70-80% لوگ اس زمانے میں ایجوکیشن میں ہی تھے جی. ٹھیک. تو میں جب میں نے ہوش سنبھالا تو اس وقت وہ یوں کہیے کہ 39-38 کا زمانہ تھا. تو میری پہلی یاد یہ تھی کہ گھر میں ایک بہت بڑی، جس طرح آپ کی البم آئی ہے نا، اسی قسم کی ایک البم جو تھی وہ گھر میں نے دیکھی. اس میں بعض تصویریں جو تھی وہ وائٹ اینڈ بلیک تھی اور بعض سنہرے رنگ میں تھی اور وہ تھی وائٹ میں تھی. اور وہ مجھے نہیں پتا تھا کیا ہے کیا نہیں ہے. یہ میں بات 38-39 کی کر رہا ہوں، شاید انہیں دنوں شائع ہوئی تھی، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے علامہ اقبال کی وفات پا گئے تھے اور یہ ان کی لائف ہسٹری کے بارے میں تھی. اچھا. اور وہ چونکہ ایسی چیز جو ہوتی تھی، آپ نے والد صاحب کا پوچھا تو وہ فوراً لے کے آیا کرتے تھے. تو وہ گھر میں ہم سب بچوں کے لیے وہ پڑی ہوتی تھی میز کے اوپر اور ہم اس کی ورگردانی کرتے رہتے تھے. تو وہ اس وقت ڈسٹرکٹ انسپیکٹر آف اسکول تھے جی. اچھا ٹھیک. اور جیسے ہی مطلب یہ کہ نہیں، پہلے میں گجرات کی بات کر لوں. جی جی. آپ نے ماحول پوچھا ہے نا جی. جی. ماحول یہ تھا کہ ہمارے گھر جو تھا وہ پرانا جدی مکان تھا جی. اور اس کی ساری کنسٹرکشن بھی بالکل پرانی ٹائپ کی تھی. وہی سرخی اور گارے فیل پایوں کے سارے کھڑا ہے. سیمنٹ وغیرہ کا تو ان دنوں کانسیپٹ ہی نہیں تھا نا جی. چھتیں دوری ہوتی تھی، ایک چھت گر جاتی تھی، نیچے والی چھت ہوتی تھی. اور وہ ہم اس مکان میں رہتے تو ہمارے بالکل ساتھ ایک شیخ عبد الغنی ہوتے تھے جو کنٹریکٹر تھے جی. ٹھیک. تو ان کا بہت بڑا گھر تھا. اچھا. اور گجرات شہر میں صرف وہی تھے جن کے پاس ایک ریڈیو تھا. اور وہ ریڈیو جو تھا وہ بیٹری سے چلتا تھا اور بیٹری اس کی تقریباً اتنی بڑی ہوتی تھی اور ریڈیو بھی تقریباً اتنا بڑا ہوتا تھا جس کو وہ چھت کے اوپر لگا دیتے تھے. اچھا. اور اس سے وہ کبھی کبھی جو چیزیں ہوتی تھیں وہ لوگ سننے کے لیے اکٹھے ہو جایا کرتے تھے. معصوم لوگ بیچارے. معصوم، میں آپ کو وہ زمانہ بتا رہا ہوں سادہ. اور یہ ہے کہ اس وقت ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں تھی، زندگی بہت سمپل تھی. بالکل. آپ نے جیسے کہا نا اس وقت کے لوگ بہت زیادہ سمپل تھے. سر آج کل کے بھی کچھ لوگ بہت زیادہ سمپل ہیں. ایک ایسا ہی سادہ انسان میرے ساتھ برابر میں بیٹھے ہیں. ابراز دوبارہ انسان سادہ انسان. اچھا، سادہ انسان کہا آپ نے؟ میں نے کہا ایک سادہ سے انسان میرے ساتھ بھی بیٹھے. انسان بھی کہا نا. سوری ابراز، میں نے اب کچھ نہیں کہا، آج بھی کچھ نہیں کہا. اچھا، مسعود مفتی صاحب آئے ہوئے ہیں جی. اور قاسمی صاحب آپ نے ان کا تذکرہ کیا، شاعری کا، اس کے ساتھ مزاح نگاری کا، ڈرامے کا، افسانے کا. ہاں جی. ساری چیزیں آپ کی ٹھیک ہیں. آپ کو پتا کہ میں نقاد بھی ہوں. اچھا. میں نقاد بھی ہوں. اور آپ نے کہا کہ مفتی صاحب کو نقاد میسر نہیں ہے. اچھا. تو میں نے ان کو بڑی تفصیل سے پڑھا ہے اور میری ایماندارانہ رائے یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ بہت اچھا لکھتے ہیں، لیکن ایک کمی ان کے ہاں بہرحال ہے، یہ کرکٹ کے پلیئر اچھے نہیں ہیں. اچھا. تو میرا خیال ہے کہ جب تک وہ اس کو درست نہیں کر لیتے ان کا ادبی کاٹ جو ہے وہ اس طرح سے جس طرح آپ چاہ رہے ہیں وہ سامنے نہیں آتا. دراصل جی میں قلم سے لکھتا ہوں، کرکٹ کے بیٹ سے نہیں لکھتا. بہرحال یہ بھی ایک میرا ارادہ ہے. میں ایک سوال بھی پوچھنا چاہ رہا تھا مفتی صاحب سے. ضرور. آپ کی اجازت سے. مفتی صاحب آپ کا پورا نام ہے مسعود مفتی؟ پورا نام ہے جی مفتی مسعود الرحمان. اچھا، یہ میں اصل میں مفتی کی طرف آنا چاہتا ہوں. اچھا. کہ یہ اردو کا مفتی ہے یا پنجابی کا مفتی؟ یہ نہ اردو کا ہے نہ پنجابی کا ہے جی. یہ یعنی مغل دور کا ایک بیوروکریٹ کا نام ہے جی. دیکھیے جو بادشاہت کا زمانہ ہوتا تھا، ملوکیت کا، اس زمانے میں لیجسلیچر تو نہیں ہوتی تھی، کوئی قانون بنانے والا نہیں ہوتا تھا. تو وہ فتویٰ جو تھا ایک قسم کی لیجسلیچر کی سبسٹیٹیوشن ہوتی تھی. اور وہ ایک عہدہ ہوتا تھا جس کے اوپر جو مفتی لگ جاتا تھا اور جو جسٹس کرتا تھا وہ قاضی ہوتا تھا. یہ تو وہاں کی چیزیں تھیں نا. لیکن اس کے بعد جب ہم ہندوستان میں آئے، یعنی مسلمان ہندوستان میں آئے، تو یہاں کاسٹ سسٹم تھا. اور کاسٹ سسٹم جو ہے وہ پیشے کے حساب سے ہے. کوئی چھتری، شودر، ویش جو ہے، براہمن وغیرہ جو ہے.
تو اس طرح یہاں بھی مسلمانوں نے اپنے سارے پیشے اپنے نام کے ساتھ ملا لیے. کوئی قاضی بن گیا, کوئی مفتی بن گیا, تو ہم اس قسم کے مفتی ہیں. اب پتہ نہیں آپ اس کو اردو کا کہیں گے یا پنجابی کا کہیں گے. مفتی صاحب آپ جو بتا رہے تھے نا لالٹین والی بات اور جی چھڑکاؤ والی, ایک بات اور مجھے بھی بڑی یاد آتی ہے کہ اس زمانے میں لوگوں کے پاس سائیکل ہوتا تھا جی, اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ سائیکل کے آگے لائٹ نہ لگی ہو. اچھا, وہ بھی اور پیچھے جو ہوتی تھی وہ ایک گاڑی کی طرح استعمال کرتے تھے. اور ٹریفک نام کی کوئی چیز گاڑیاں نہیں ہوتی تھی. نہیں, جسٹ انہوں نے جو بات کی نا, ایک وہ اس کے ساتھ یہ تھا کہ اگر بیل گاڑی جا رہی ہے سڑک کے اوپر, اس کے نیچے لالٹین لٹک رہی ہوتی تھی. اچھا, آج کل سریے ہوتے ہیں نکلے ہوئے ایسے. کیا مطلب؟ اور کیا, آپ نے کئی دفعہ دیکھے ہوں گے ریڈے پہ سریے لگے ہوئے ہیں اور رات کا وقت ہے, سریا بھی کالے رنگ کا, رات بھی کالے رنگ لوگوں کے سروں میں بندے پروئے جاتے ہیں. اللہ معافی. اور اس طرح کے بہت سارے انسیڈنٹس ہوئے بھی ہیں. اور یہ جو سائیکل کی انہوں نے مثال دی نا, جب میں نے وہ بیل گاڑی کی دی, یہ بھی گڈ گورننس کی نشانی تھی. اور میرا خیال ہے کہ سر یہ عمارت کی بھی تو نشانی تھی. جیسے آپ نے کہا کہ جو آپ کے جو نیبرز میں ایک گھر ہی سب سے زیادہ امیر تھا, اس کے گھر اتنا بڑا ریڈیو تھا, اور آپ لوگ بتاتے ہیں کہ جو بہت زیادہ امیر ہوتا تھا اس کے گھر سائیکل ہوتی تھی. ہاں نہیں, سائیکل تو ہر ایک کے پاس ہوتی تھی جی, لیکن یہ ہے لیکن سائیکل نہیں, میں کروں جی ریلے کی سائیکل جو تھی نا وہ صرف امیر کے گھر, وہ عمارت کا نشان تھا, وہ عمارت کا نشان تھا. باقی بیچارے معصوم لوکل سائیکلوں پہ. ہاں لوکل کہاں جی, انگریز کے وقت تو ہر چیز امپورٹڈ ہوتی تھی. اچھا سر, آپ یہ بتائیں کہ اب پڑھنے لکھنے کی طرف تو ظاہر سی بات ہے آپ کا اتنا دھیان تھا تو آپ نے اتنا کچھ لکھ دیا. نہیں جی نہیں, ہاں پڑھنے کی طرف تھا, لکھنے کی طرف بالکل نہیں. مطلب آپ اچھے بچے تھے. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ چونکہ ہمارے والد صاحب اور باقی سارے خاندان کے اکثر لوگ ایجوکیشن گھر میں کتابوں کی بھرمار ہوا کرتی تھی. اچھا. اور الماریوں میں بھی, میزوں کے اوپر, بعض دفعہ بوریوں میں بھی, اور ادھر پڑی ہوئی ہیں, اور ہم بچے نکال کے پڑھتے رہتے تھے, اور بس ہمیشہ پڑھتے رہتے تھے, لکھنے لکھانے کی طرف تو کبھی ارادہ نہیں کیا تھا. یہ بھی دیکھ لیں نا اس دور میں کہ گھروں میں کتابیں ہوتی تھی. آج کل بندے پکڑے جاتے ہیں کہ ان کے گھروں میں 1-1 ارب 2-2 ارب روپے مختلف جگہوں پہ چھپا کے رکھے گئے ہوتے ہیں. تو آگے ان کی نسل نے بھی ویسی ہونا تھا. ان کے گھر میں کتابیں تھیں تو یہ کتابوں کی بن گئی. یہ بھی ایک تربیت کا ایک حصہ ہے. بالکل یہ ایک تربیت کا حصہ ہے. مسعود مفتی صاحب سے اس وقت کی بہت خوبصورت باتوں اور یادوں کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, لیکن یہاں پہ وقت بریک سے واپس آئیں گے. اور انہوں نے کہا کہ میں پڑھنے میں اچھا بچا تھا لیکن لکھنے میں اس وقت ان کا رجحان نہیں تھا. واپس آئیں گے تو پوچھیں گے کہ لکھنے کی طرف کیسے آئے. معتبر اور مستند خبروں سے, تفریح تباہ پر مبنی معلومات, صرف پی ٹی وی کے مصدقہ ٹویٹر اکاؤنٹ سے منسلک ہو جائیں. جو فرق واضح کر دے گا. قابل اعتبار ذرائع اور غیر تصدیق شدہ مواد کے درمیان. آئیے رابطے کریں مضبوط. پی ٹی وی, قوم کی آواز. میں ہوں آپ کی میزبان وردہ شجاع. کیا کہتے ہیں سیاستدان, کیا لکھتے ہیں اہل صحافت, کیا سوچتے ہیں اہل دانش. ہم پیش کرتے ہیں ہر خبر کا تجزیہ پوری ذمہ داری کے ساتھ. ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ملک کے مایانات صحافی اور تجزیہ کار رانا کیسر, طارق محمود چودھری, آغا اسرار ہارون. ہمارے ساتھ پیش کرتے ہیں لکیروں کی زبانی دلچسپ خاکے ملک کے مشہور کارٹونسٹ مظہر شہزاد خان. ہم لاتے ہیں اخبارات کی خبروں اور اداریوں کو زیر بحث. 30 سے جمعرات صبح 8 سے 9 بجے براہ راست صرف پی ٹی وی نیوز پر. کھوئیوں کی جستجو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. عطاء الحق قاسمی صاحب, مسعود مفتی صاحب یہاں پر موجود ہیں, اور بریک پہ جانے سے پہلے انہوں نے مجھے بہت کچھ بتایا کہ اس وقت میں کیا ہوتا تھا کیا نہیں ہوتا تھا. اچھا سر, آپ نے کہا کہ آپ اچھے اسٹوڈنٹ تھے. جی بہت اچھا اسٹوڈنٹ تھا. بہت اچھے اسٹوڈنٹ تھے. تو اس بہت اچھے اسٹوڈنٹ کو کبھی گھر سے یا اسکول سے پٹائی ہوئی آپ کی؟
शरारती घर से तो अक्सर होती थी, स्कूल में कभी नहीं हुई। अच्छा, कासिम साहब आपकी तरफ से स्कूल में भी होती थी? एक आध दफा हुई है। या वो भी आपसे प्यार के चक्कर में आपको छोड़ देते थे? नहीं, क्योंकि हेडमास्टर साहब जो थे वो मेरे अब्बा जी के दोस्त थे। मुझे याद है कि एक दफा अब जो हम लेट आते थे ना, हेडमास्टर साहब बैट लेके दरवाजे पे खड़े थे। अब जो लड़का आता था बैट अब देखा कि सारे देख रहे हैं, अब मैं आया हूँ, अब वो सोच में पड़े होंगे थोड़ी देर के लिए कि मेरे दोस्त का बेटा है। हाँ, फिर उन्होंने बड़ा ऊपर से हाथ ला के आहिस्ता से इससे पता चल गया कि उस वक्त भी फेवरेटिज्म होता था। इन्होंने डंडी का जिक्र जो किया ना, वो डंडा भी इनको डंडी बन गया। अच्छा, तो आपको घर में से क्यों मार पिटती थी आपने कहा? देखिए, घर में तो क्या काम करते थे आप जी? घर में ऐसे क्या काम करते थे जिससे घर वाले आप? देखिए, किस्सा ये है, उस वक्त ये खास चीज जो थी ना जी, उस जमाने की जी, वो ये था कि रिश्तेदार जो थे उनका विजिट जो थे मुसलसल भी हुआ करते थे और तवील भी हुआ करते। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसलिए हमारे कजन्स वगैरह जो थे ना, कभी हमारे यहाँ आके 6-6 महीने और हम कभी उनके यहाँ जाके 6-6 महीने। अच्छा। तो हमारा घर, जैसे मैंने अर्ज किया, वो जद्दी घर था, तो काफी बड़ा था। तो वहाँ आम तौर पे 3-4 फैमिलीज के बच्चे इकट्ठे हुए ही करते थे। और उसमें लड़कियां भी थी लेकिन लड़के ज्यादा थे। और फिर आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस किस्म की शरारतें होती होंगी और उसका लाजमी नतीजा पिटाई होता था। वैसे आप बता दें कि आप किस किस्म की शरारतें करते थे? वो डिमांड एंड सप्लाई नहीं, वो खुद भी करते थे ऐसे? देखिए, जो मर्गे अम्बो वाली जो बात होती है ना, वो जश्न दारत वाली, जो भी जब बहुत से लोग हों तो शरारतें खुद ब खुद आ जाती है वो तो। लेकिन उसके बरक्स आप स्कूल में बिल्कुल भी नहीं करते थे शरारतें? मैंने ये नहीं कहा जी। अच्छा, आपने कहा मार नहीं पिटते थे, शरारतें करने से बच जाते थे। शरारतें करते होंगे ना, स्ट्रेटेजी ऐसी बनाते होंगे कि किसी को पता ही ना चले। हाँ बिल्कुल, दानिश्वर तो शुरू से ही होंगे। अच्छा फायदा, मैंने एक सवाल से करना है बहुत। मेरे ख्याल में ये अगर इन्होंने और कुछ भी ना किया होता जी, तो जिस मौजू पे इन्होंने लिखा है इस पर इन्हें बहुत बड़े अवार्ड मिलने चाहिए थे जी। मशरकी पाकिस्तान के सानेहा को हमारे लोग भूल गए हैं और जो याद भी करते हैं तो अजीबोगरीब तरीके से। कम से कम हमारे अदब में 3 या 4 लोग हैं जो वो नहीं भूले। और उस सानहे के नतीजे में उनकी सोचों में बड़ी मुस्बत तब्दीलियां आई। मुफ्ती साहब ने बहुत कुछ लिखा है क्योंकि ये ऐनी शाहिद थे। ये उस वक्त सेक्रेटरी एजुकेशन थे मुफ्ती साहब। सेक्रेटरी एजुकेशन वहीं देखी जी मैंने सारी। जी हाँ, तो सारी वॉर इनकी मौजूदगी में हुई। उसके बाद जब कैदी बने तो इनको कैद में भी ले जाया गया, इंडिया के कैदी रहे ये। इन्होंने उसमें बड़ी पुरअसर तहरीरें इनकी पढ़ने में मिलती हैं। और मैं समझता हूँ कि वो तहरीरें जो है उनकी वो तमाम मज़ामीन किताबें वो हर यूनिवर्सिटी और हर कॉलेज के लिए जरूरी होनी चाहिए। उसका कुछ हिस्सा निसाब में शामिल होना चाहिए क्योंकि हम तो इस तरह लगता है जैसे ही वो सानिया हुआ ही नहीं था। नहीं, ये जो आपने आखिरी फिक्रा बोला है ना, ये हकीकत की निशानदेही यही करता है कि जो लोग उस वक्त इस सोच के हामिल थे या जिनकी सोच के नतीजे में मशरकी पाकिस्तान हमसे अलहदा हुआ, वो किसी न किसी तरह इक़्तिदार में से वाबस्ता रहे हैं हर मुख्तलिफ शक्लों में। और वो चाहते हैं कि इसको भूला जाए। आपने जो जिक्र किया था मेरी किताबों का, उसका तो लोग रेफरेंस भी देना नहीं दोबारा समझते, इसलिए कि कोई ना कोई आलम बाला में नाराज हो जाएगा। तो इसलिए आपने जो कहा कि मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ, इंसाफ इस लिहाज से हुआ है, मैंने खुद किया है कि मैंने किसी धड़े को ज्वाइन नहीं किया। किसी धड़े को ज्वाइन नहीं किया, अपना लिखता रहा हूँ। उसके बाद अगर कौम भूलना चाहती है उस वाक़े को तो जाहिर है कि मेरी तहरीरें भी एक फरामोश करदा वाक़े के बारे में। और यकीन करें मैं तो सोचता हूँ इस बारे में, तो मेरी बाज़ औक़ात रात को सोए सोए मुझे वो सानेहा याद आ जाता है कि इतना बड़ा हिस्सा हमारे मुल्क का वो चला गया और हम पर उसके कोई मुस्बत असर नहीं हुआ कि हम उसके बाद ही हम कौम बन जाते
اور یقین کریں کہ ابا جی میرے ایک دن نماز پڑھا رہے تھے، ابا جی وہ سانحہ جس دن ہوا ہے نا ٹوٹا پاکستان، تو نماز کے دوران سجدے میں گئے ہیں تو بلک بلک کر رونے لگے وہ، اور کتنی دیر تک وہ سجدے سے انہوں نے ساری نہیں اٹھایا انہوں نے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کتنے تھے ایسے لوگ؟ میں یہی کہنے لگا اس لیے کہ یہاں لوگوں کو اندازہ ہی نہیں تھا ادھر کیا ہو رہا ہے. جب ہم یہاں آ کے لوگوں کو بتاتے تھے وہ ہماری بات پہ اعتبار نہیں کرتے تھے، اور چونکہ لوگوں کو اچانک پتا چلا کہ وہ علیحدہ ہو گیا، بلکہ جس طریقے سے اناؤنسمنٹ ہوئی تھی وہ بھی غلط تھی کہ صاحب وہاں مقامی کمانڈروں کی مفاہمت سے جنگ بندی ہو گئی ہے. حالانکہ وہ بالکل غلط تھا، ہم نے تو وہاں سرنڈر دیکھا تھا. اس کے علاوہ ایک بات اور فائدہ وہ یہ کہ جو خبریں ہمیں ملتی تھی وہ سرکاری ہوتی تھی ساری خبریں، اور اس میں جھوٹی ہوتی تھی، جھوٹی ہوئی جھوٹی ہوتی. اس سے لگتا تھا کہ ہم نے انڈیا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے، اور اس سے یہ لگتا تھا کہ بالکل الگ الٹ بالکل. یعنی آخری دن بھی جو بیان آیا، مجھے اس کے لفظ تو یاد نہیں ہے، سرنڈر کرنے سے پہلے جو بیان آیا نا وہ مجھے یاد نہیں ہے. انہوں نے کہا جی ہماری لاشوں سے گزرنا پڑا، لاشوں سے گزر کے یہ ایک دن پہلے کہا تھا دن میں. تو آپ ادھر قید میں بھی رہے؟ جی 2 سال قید میرا ادھر کے انڈیا میں. اس کے بارے میں کچھ بتائیں، ادھر کیسا تھا؟ میں تو خیر پوچھنا تو نہیں چاہ رہی تھی، لیکن میں نے سوچا کہ اب یہ ذکر چھڑ گیا. نہیں، یہ ذکر تو چھیڑنا تھا میں نے. جی تو بالکل. وہاں پہ کیسا سلوک کیا جاتا تھا؟ آپ یہ بتائیں کہ کسی آدمی کو اٹھا کے ایک جگہ بند کر دیا جائے ایبڈکٹ کر کے، اور پھر اسے پوچھا جائے کہ ایسا سلوک کیا جا رہا تھا. دیکھیے قصہ یہ ہے، اس وقت فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جنیوا کنونشن ہوئی تھی، سیکنڈ ورلڈ وار اور اس کے بعد جو تھے اس وقت جنیوا کنونشن چلتی تھی، جس کے تحت آپ صرف فوجیوں کو جنگی قیدی بنا سکتے تھے، سویلینز کو نہیں بنا سکتے تھے. اور تقریباً جو وہاں 90,000 کے قریب لوگ تھے ان میں 20,000 کے قریب سویلینز تھے. سویلینز کو تو آپ بالکل بارڈر سے کراس کر دیتے ہیں اور فوجیوں کو روک لیتے ہیں، اور انہوں نے ہمیں بھی، جس میں عورتیں بچے بھی شامل تھے، وہاں 2 سال رکھا تو آپ پھر کیا میں جواب دوں کہ وہ سلوک کیا تھا؟ سلوک تو اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے نا. آپ نے یعنی جب یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہو رہا تھا تو آپ سیکٹری ایجوکیشن تھے، آپ نے کیا کیا اس سلسلے میں؟ دیکھیے قصہ یہ ہے، ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کروں کہ وہاں مدرسہ ایجوکیشن کے بارے میں ہمارا یہاں کانسیپٹ جو ہے وہ بالکل فرق قسم کا ہے. وہاں مدرسہ ایجوکیشن جو تھی نا وہ بڑی آرگنائزڈ قسم کی تھی، اور اس میں یہ خالی وہ درس نظامی والے مدرسہ ایجوکیشن نہیں تھی، بلکہ اس میں ماڈرن ایجوکیشن بھی شامل تھی، اور بہت بڑا نیٹ ورک تھا. اور وہاں جو اس وقت بعد میں مولوی نے جو کچھ کیا ہو، لیکن اس وقت مولوی جو تھا وہ پاکستان کے ساتھ تھا، کم از کم مشرقی پاکستان کا. اور وہ مطلب یہ کہ ان الائنسز کا حصہ نہیں بنا تھا جو مشرقی پاکستان کو ہم سے علیحدہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اور وہ مدرسہ ایجوکیشن کی ڈیمانڈ کرتے تھے کہ اس کو ماڈرنائز کیا جائے. تو سب سے پہلا کام جو تھا نا وہ یہ کہ مدرسہ ایجوکیشن کمیٹی ایک بنائی گئی کہ ہم اس کو ریفارم کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے 3-4 لوگوں کی کمیٹی بنی، جس میں سابق وائس چانسلر وغیرہ سارے ایجوکیشنسٹ تھے، بیوروکریٹ کوئی نہیں تھا. تو آپ نے جو سوال پوچھا تھا کہ آپ نے کیا کیا، میں اس کا ایک مثال دے رہا ہوں. تو جب انہوں نے اپنی رپورٹ مکمل کر لی تو وہ 4-5 میرے پاس آئے اور وہ کہنے لگے جی کہ ہم نے رپورٹ مکمل کر لی ہے، اب بتائیے کہ اس کو کیا رنگ دینا ہے. میں نے کہا جی دیکھیے آپ خدا کا شکر ادا کریں کہ آپ یہاں کے لوگ ہیں، آپ کو ایک موقع ملا ہے کہ آپ اپنی رائے کا کھل کے اظہار کریں. آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں، آپ نے جو کہنا ہے کر کے. بالکل. اس کے بعد انہوں نے اتنی اچھی رپورٹ بنائی تھی، اتنی اچھی رپورٹ، اور اس رپورٹ کو پھر وہاں چونکہ اور بھی فورسز کام کر رہی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ معاملات آگے بڑھیں. وہ رپورٹ جو تھی الٹیمیٹلی جب ہماری پروونشل کیبنٹ نے پاس کی تو جنگ سے 2 ہفتے پہلے کی بات ہے.
यानी दिसंबर में जंग हुई ना, कहीं नवंबर में वो कैबिनेट के सामने आई और उस वक्त उन्होंने अप्रूव भी कर दी, तो उसका क्या फायदा, चूंकि उसके बाद तो पाकिस्तान ही खत्म हो गई। बात है वो सारे वाइस चांसलर जो हैं वो बंगाली होंगे, जाहिर सारे बंगाली थे, लेकिन किस्सा ये था मार्शल लॉ का जमाना था और हैबत थी, और उसके अलावा वहाँ ये था कि माहौल इस किस्म का था कि आपको कोई पता नहीं कि आपको चलते चलते पीछे से कोई छुरा घोंप देगा। जी बिल्कुल। वो उस वक्त जो मुक्ति बाहिनी वगैरह थी, उसमें मुक्ति बाहिनी तो नाम की थी, बेसिकली तो इंडियन आर्मी के लोग थे वो बिल्कुल। तो इस किस्म का माहौल था कि उन लोगों को समझ नहीं आती थी कि क्या किया जाए। तो मैंने उनसे कहा यही एक मौका है कि आप इसको, तो मैं तो इस किस्म की पॉलिसीज वहाँ चलाता है। आपका अभी रुझान कैसे पैदा हुआ, क्योंकि आपने कहा कि किताबें तो घर में होती थी। देखिए जी, किस्सा है कि उस जमाने में वालिदैन फैसला किया करते थे कि ये क्या बनेगा। मेरे बारे में फैसला था मैं डॉक्टर बनूंगा, तो मैं मेडिकल प्री मेडिकल किया, यूनिवर्सिटी में मुझे वजीफा मिला, लेकिन उम्र कम थी। तो मुझे उन गवर्नेंस में बात करूं जो आपने पाकिस्तान के बनने के बाद भी किया ना, बिल्कुल। तो 49 में जब मैं किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में दाखिल होने के लिए गया, तो मेरी उम्र जो थी वो कुछ महीने कम थी, 17 साल थी मेरा ख्याल उस जमाने में। अच्छा। तो मेरी कुछ कम थी, तो मुझे दाखिला नहीं दिया गया। अच्छा, मैं वालिद साहब के पास गया, तो वो उस वक्त हालांकि डिप्टी डायरेक्टर थे, डिप्टी डिविजनल डायरेक्टर थे इसके एजुकेशन में। तो मैंने उनसे कहा, अब ये बात फिर आपके उस वक्त के रवैयों की आ जाती है कि जी सुना है कि कर्नल इराई बख्श जो हैं, जो प्रिंसिपल हैं, वो आपके शागिर्द हैं, तो आप अगर उनसे कहें तो मेरा दाखिला हो जाएगा। सोचते रहे, फिर कहने लगे देखो बेटा, मैं उसे 30-40 साल से नहीं मिला, अब अगर मैं ये दरखास्त लेके जाता हूँ तो उसे भी अजीब लगेगा, मुझे भी अजीब लगेगा। बेहतर है कि तुम बीएससी में दाखिल हो जाओ और उम्र तुम्हारी पूरी हो जाएगी, एजुकेशन भी बढ़ जाएगी और तुम्हें दाखिला मिल जाएगा। क्योंकि मेरी फर्स्ट डिवीजन आई थी और मेरी यूनिवर्सिटी में सेकंड पोजीशन थी जी, FSC में प्री मेडिकल। कहने लगे तुम्हें दाखिला तो मिल जाएगा। जब मैं दाखिल होने लगा तो उन्होंने फिर मुझे एक और मशवरा दिया, कहने लगे कि बॉटनी जूलॉजी पढ़ लिए, इसमें बेहतर है तुम अब जरा वाइडन करो। तो मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री में ले ली। अच्छा। तो फिर मैं नॉन मेडिकल की बीएससी कर रहा था। अब वो आपके सवाल का जवाब है जी। मैं उस वक्त इस्लामिया कॉलेज लाहौर में, तो जो पाकिस्तान जब बना है तो उस वक्त इस्लामिया कॉलेज बहुत ऊंची चीज थी। कायदे आजम 5-6 दफा आ चुके थे वे। और फिर ये था कि उस जमाने में खालसा कॉलेज, DAV कॉलेज, हिंदू कॉलेज और इस किस्म के, और इस्लामिया कॉलेज, तो जो नेशनलिस्टिक लोग जो थे वो अपनी अपनी दरसगाहों को करते थे। और इस्लामिया कॉलेज की जो थी ना उस वक्त टीम, खान मोहम्मद, अब शुजाब और 7-8 लोग जो थे, इस्लामिया कॉलेज बिल्कुल आसमान पे जा रहा था। तो मैं वहाँ दाखिल हुआ था, मेरे बड़े भाई चूंकि वहाँ थे। प्रोफेसर हमीद अहमद खान जो थे, ये थे वहाँ हेड ऑफ द इंग्लिश डिपार्टमेंट, उस इंग्लैंड से वापस आए थे रिसेंटली। वो भी बहुत बड़ी शख्सियत थे। और मेरे ट्यूटर थे जी, ये ट्यूटोरियल ग्रुप, चूंकि वो तो आर्ट्स को पढ़ाते थे और मैं साइंस में था, तो मैं उनका शागिर्द बाकायदा नहीं था, तो ट्यूटोरियल ग्रुप में था। वो ट्यूटोरियल ग्रुप क्या था, वंस ए वीक मिलते थे, कोई चीज लिखी, कोई गाना सुना दिया, कुछ इस किस्म कल्चरल एक्टिविटीज के लिए। तो वहाँ उन्होंने, मैंने एक कॉलेज के ऊपर सैटायर लिखी कॉलेज की खबरें के लिहाज से। अच्छा। तो वो मैंने पढ़ के सुनाई, तो वो मुझे उन्होंने स्टेज से नीचे नहीं उतरने दिया और कहने लगे कि देखो इंग्लिश सेक्शन का मैं इंचार्ज हूँ, तो उसमें असिस्टेंट एडिटर की जगह खाली है, तो मैं आज से मुकर्रर कर देंगे। ये हमीद अहमद खान साहब ने, प्रोफेसर। अच्छा, मैं उस वक्त तक जो था ना वो डॉक्टर, और वो जब पहला रिसाला निकाला हमने, क्रिसेंट निकला करता था और अब्दुल हमीद ख्याल होते थे और मैं होता था उधर। तो वो एक नया तजुर्बा था जी। उसके बाद मैंने कहा जी कि मैं डॉक्टरी वाक्टरी छोड़ के तो मैं जर्नलिस्ट बने। मेरे साथ पे जर्नलिज्म सर, चूंकि उस जमाने में इकबाल सिंह के आर्टिकल निकला करते थे, 27 मुल्कों में इकट्ठे छपा करते थे। अच्छा। बहुत अच्छा राइटर था, पाकिस्तान टाइम्स में आते थे और अदरवाइज भी। तो उसको मैंने अपना वो जो उसका ये कि रोमांटिक हीरो बना लिया और मैं जर्नलिज्म की तरफ। और फिर वो फिर अब लंबी बात हो जाएगी, लेकिन किस्सा ये है कि उसके बाद मैंने फिर पहले कॉलेज मैगजीन में लिखना शुरू किया, फिर कंदील था, चटान था, उसके बाद वहाँ से नमकदान मजीद लाहौरी निकालते थे, तो इनमें लेकर फिर मैंने चेंज करके
जर्नलिज्म किया, फिर उसके बाद पॉलिटिकल साइंस की, प्राइम में इंग्लिश की, और उसके बाद फिर मतलब ये कि सिविल एंड मिलिट्री गजट में अप्रेंटिसशिप भी की। अच्छा। लेकिन वहाँ के तजर्बे कुछ अच्छे नहीं थे, क्योंकि उस वक्त का जर्नलिज्म बहुत अजीब चीज थी। तो सब टीचर्स का बिहेवियर कैसा होता था? टीचर्स जी, ये मैं बिहेवियर आपने कहा, आप मॉडल की बात करें, सारे रोल मॉडल होते हैं। जबरदस्त। वैसे जो जितने भी बड़े लोग आते हैं वो यही कहते हैं कि आजकल के टीचर और उस वक्त के टीचर। मैं आपको अपने एक टीचर का किस्सा बताता हूँ जी। उस जमाने में ट्यूशन का रिवाज नहीं था। रिवाज क्या, टीचर्स अपनी हद तक महसूस करते थे अगर उनकी क्लास के किसी स्टूडेंट ने ट्यूशन लगाई होगी, और वो कहते थे ट्यूशन नहीं लगानी। और हमारे वालिद साहब जो थे वो सख्त खिलाफ थे। घर में अगर किसी को वो खुलासा जो थे ना, जब बाजार में जो नोट्स बिकते, अगर वो नजर आ जाए तो ऐसी पिटाई होती थी हमारी। वो कहते थे कि नहीं, टेक्स्ट बेसिक टेक्स्ट पढ़ो और ट्यूशन के तो करीब नहीं जाना। तो एक दफा हमारे एक टीचर थे, मैं उस वक्त मेरा ख्याल है 7वीं क्लास में था या 6ठी में, तो उन्होंने कहा जी कि मेरे कोर्सेज पूरे खत्म नहीं हुए, तो आप लोग इस तरह करें कि जरा सुबह स्कूल टाइम शुरू होने से आधा घंटा पहले आ जाया करें, तो मैं आपको थोड़ा पढ़ा दिया करूँ सारी पूरी क्लास को। तो उन्होंने इस तरह एक्स्ट्रा क्लास सुबह लेनी शुरू कर दी और मैं जाना शुरू कर दिया। एक दिन मैं सुबह निकल रहा था, वालिद साहब ने देख लिया, तो वो कहने लगे कि किधर जा रहे हो? मैंने कहा जी ये बात है। कहने लगे जी उधर बैठो, बिल्कुल नहीं जाना। वो टीचर क्या है जिसने अपना कोर्स वक्त पे नहीं किया और अब ट्यूशन दे रहा है। अच्छा, मैं ना गया, मुझे उस टीचर ने क्लास में खड़ा कर दिया बेंच के ऊपर, क्यों सुबह नहीं आए। अगले दिन मैं छुप के जा रहा था, उन्होंने वालिद साहब ने फिर देख लिया। तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, मेरे पीछे पीछे चलते हुए स्कूल पहुंच गए, सीधे हेडमास्टर के कमरे में। कहने लगे कि आपका जो स्टाफ है वो ट्यूशन क्यों करता है? अच्छा, हेडमास्टर साहब को नहीं पता था, उन्होंने सारी बात सुनी, तो टीचर को बुलाया गया। अच्छा। अब सूरत हाल ये थी कि वो मेरा टीचर है, इधर हेडमास्टर है, इधर मेरे वालिद हैं। वालिद साहब कह रहे हैं तुम गलत कर रहे हो, वो कह रहे हैं जी मैं बिल्कुल दुरुस्त इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनको जरूरत है। नहीं जी नहीं। अच्छा। उसने कहा जी मेरी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स वीक हैं, कुछ स्टूडेंट्स के लिए कुछ, और मैं उन पे तवज्जो ज्यादा दे रहा था, तो इसलिए मैं पीछे रह गया, तो अब मैं सारी क्लास को अपने साथ लेके चलना है। अच्छा, मैं वो जब ये देखा, चूंकि वो हमारे बड़े फर्दिल अजीज टीचर होते थे, वी यूज्ड टू लव हिम, तो वो ये सूरत हाल देख के क्लैश मेरे बाप और मेरे टीचर से मैंने रोना शुरू कर दिया। तो मुझे तो उन्होंने भेज दिया। उसके बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ, लेकिन अगले दिन वालिद साहब ने कहा कि अच्छा तुम जाओगे। टीचर ने इनकार कर दिया जी, उसने कहा जी कि इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल सामने खड़ा है, अगर ये कहेगा मैं नहीं मानूंगा। तो उस्ताद उस वक्त ऐसे होते थे। जबरदस्त उस्ताद उस वक्त के बहुत अच्छे होते थे, और वैसे अभी के जो उस्ताद है उनको भी सीखने की जरूरत है। हमने भी बहुत सारी बातें पूछती थी, बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन सर हम भी क्या करें, हमारी मजबूरियां, वक्त खत्म हो गया। खत्म हो गया कासमी साहब, बिल्कुल खत्म हो गया। मेरे सवाल रह गए सारे। कासमी साहब, ये मेरा सारे सवाल आप इस इंटरव्यू के बाद कर ले, वो हम वैसे रिकॉर्ड कर लेंगे आपके लिए। अब्रार, आपका शुक्रिया। कासमी साहब, आपका शुक्रिया। आप बैठे रहते तो शायद मैं क्रिकेट भी सीख जाता। ओहो, कितनी बड़ी बात कह रही। अच्छा सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम देखने वालों का शुक्रिया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? हमें बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने अपना फीडबैक देना नहीं भूलना। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।